हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ठीक है, तो हमारी जो सीरीज चल रही थी डे 50 टारगेट लेके हमने चला था कि डे 50 में हम 1000 टॉपिक्स करेंगे, उसको फिर से आज कंटिन्यू करते हैं। हालांकि ये बीच में डिसकंटिन्यू नहीं हुआ था। ठीक है, मैं आप लोगों के बीच छोटे छोटे क्लिप्स को लेके, मतलब कि लाइक प्रमुख समझौता हो गया, ठीक है, प्रमुख सम्मेलन हो गए, अभ्यास हो गया, फिर से दिवस हो गए, तो वो सारे जो थे आपको कवर करवाने की कोशिश की गई। ठीक है, और आप लोग में से बहुत लोगों ने पर्सनल मैसेज भी किया कि काफ़ी अच्छा वो उनको लगा। तो आज हम देखने वाले अपने डे 35 पे आते हैं और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आगे आ रहे हैं उसको हम देखते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका न्यूज़ है कि SFSI 2022 और 23 एक ये रिपोर्ट है। किस टाइप की रिपोर्ट है? तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है। क्या है ये? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ना कि कौन से राज्य जो है, ठीक है, बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पे है और कौन से राज्य जो है वो छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पे है, और हमारा बिहार इस रिपोर्ट में कहाँ वैरी कर रहा है उसको भी देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा बिहार कहाँ लाई कर रहा है इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम कि इसको जारी कौन करता है। तो इसको जो जारी करते हैं वो करते हैं आपके केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय हैं उनके द्वारा जो है ये रिपोर्ट निकाली जाती है। अगर हम बड़े राज्यों में देखें कि बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पे कौन है, तो केरला है। कौन सा स्थान शीर्ष स्थान पे है? तो केरला है। और ये जो रिपोर्ट निकाली गई है ना, ये 5वां संस्करण है। मतलब इससे पहले 4 संस्करण आ चुके हैं। इस बारी की जो रिपोर्ट है वो कौन सा संस्करण है? तो 5वां संस्करण है। और हमने साथ में देखा कि शीर्ष पे कौन सा राज्य है, तो शीर्ष पे है केरला। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बिहार है, चूंकि वो बड़े राज्य में ही आएगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन देखिए आप, ज्योग्राफिकल एरिया देखिए, तो इस लिहाज से हम कौन से, मतलब कि बड़े स्टेट में काउंट होते हैं। तो अगर हमारा रैंक देखोगे, इसमें हमारा बिहार का रैंक देखिएगा, तो हमारी बिहार की जो रैंक है वो 19 है। कौन सी रैंक है बिहार की? तो 19 रैंक पे है। और फर्स्ट रैंक पे कौन है बड़े स्टेट्स में? तो केरला है। और छोटे राज्य में आप देखोगे प्रथम स्थान पे कौन है? तो गोवा है। कौन सा है? गोवा है। और यूटी में कौन है प्रथम स्थान पे? तो यूटी में जम्मू एंड कश्मीर है। तो इसको एक बार रिकॉल कीजिएगा कि बड़े राज्यों में प्रथम नंबर पे केरला है और हमारा बिहार 19वें स्थान पे है। छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पे है और यूटी में कौन है? तो जम्मू एंड कश्मीर है। सेकेंड न्यूज़ है आपका माहिर। ठीक है, ये जो माहिर है ना, इसका अगर फुल देखोगे, इसका पूर्ण रूप देखोगे तो क्या है? मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। क्या है इसका पूर्ण रूप? देखिए, पूर्ण रूप भी देख के जाना है। आप देखो जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है तो क्वेश्चन पूछ, देखते हो ना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो एकदम कुछ भी छोड़ के मत जाओ। इसका पूर्ण रूप भी अच्छे तरीके से देख लेना। तो क्या है इसका पूर्ण रूप माहिर का? तो मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। इसको कब प्रारंभ किया गया? तो जून 2023 में प्रारंभ किया गया। ये जो माहिर है वो कब प्रारंभ किया गया? तो जून 2023 में प्रारंभ किया गया। अब आपसे पूछ लेंगे कि बताइए ये जो माहिर है इसको स्टार्ट किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इसको स्टार्ट किया गया है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है? तो नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा जो है माहिर को स्टार्ट किया गया है, जिसका पूर्ण रूप क्या है? जिसका पूर्ण रूप है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। कब प्रारंभ किया गया इसको? तो जून 2023 में। अब देखिए इसकी जो अवधि है ना वो 5 वर्ष की रखी गई है। कितनी की रखी गई है? तो 5 वर्ष की अवधि रखी गई है। किसकी? तो माहिर की। मतलब माहिर का जो उद्देश्य होगा ना उसको ये 5 वर्ष में कंप्लीट कर लेंगे। अब ये 5 वर्ष का ड्यूरेशन भी आपको याद रखना है। ड्यूरेशन क्या है? तो 2023 से 24 से लेकर 2027 से 28। इट मीन्स आप याद रखो ना, 23 से लेके 27 तक क्या है इसका ड्यूरेशन है। किसका? तो माहिर का। इट मीन्स ये 5 वर्ष का टारगेट रखा है इन्होंने कि 5 वर्ष में हमें इसके उद्देश्य को क्या करना है? तो कंप्लीट कर लेना है। अब देखो हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं। क्या है इसका उद्देश्य माहिर का?
तो इसका उद्देश्य है कि भारत को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी हेतु एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। मतलब हमारे भारत को क्या करना है, विनिर्माण का हब बनाना है। किस चीज में, तो उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी में। ठीक है, यही है माहिर का उद्देश्य। तो समझ गए माहिर वाला, 5 वर्ष याद रखना। ठीक है, नवीकरणीय मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया, वो याद रखना, पूर्ण रूप याद रखना इसका, और एक बार एक नजर से देख लेना कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये वाला भी न्यूज कंप्लीट हो गया। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार आने के चांसेस है इसके, वीवीआई है, क्योंकि आपको मैं जब पढ़ाई थी बजट, तो बजट में भी मैंने विश्वकर्मा योजना की चर्चा किया। ठीक है, उसमें बताया था आपको पिलर्स के बारे में, तो उसमें विश्वकर्मा योजना को भी देखा था। ठीक है, तो ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है ना, तो जो 70वें स्वतंत्रता दिवस था इस बार का, उस पे हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया था। किस चीज का, तो पीएम विश्वकर्मा योजना का। ठीक है, उन्होंने वहां से घोषणा किया था पीएम विश्वकर्मा योजना का। ठीक है, और इस योजना को ना कब लॉन्च किया जाएगा, तो विश्वकर्मा जयंती के दिन। ठीक है, अब आने वाला है ना विश्वकर्मा जयंती। ठीक है, तो विश्वकर्मा पूजा के दिन क्या होगा, तो पीएम विकास योजना को लॉन्च किया जाएगा। बट घोषणा कब की गई थी, तो 77 इंडिपेंडेंस डे पे किया गया था। किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब देखो इस योजना से, ये जो योजना लाया जा रहा है पीएम विश्वकर्मा योजना, अब इससे प्रश्न कैसे बनेंगे, एक दो तो हमने देख लिया प्रश्न कैसे बनेंगे, कब इसको लॉन्च किया जाएगा और कब घोषणा हुआ। अब इससे प्रश्न और क्या बन सकते हैं, इससे प्रश्न बन सकते हैं ना कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है ये कैसी योजना है, ये योजना किस लिए लाया गया है, तो ये योजना जो है वो पारंपरिक शिल्पकारी में कुशलता प्राप्त व्यक्तियों के लाभ हेतु तैयार किया गया है। बस आपको इतना याद रखना है कि पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो किससे रिलेटेड है, तो जो ट्रेडिशनल शिल्पकार होते हैं ना उनसे रिलेटेड है ये पीएम विश्वकर्मा योजना। ओके, इतना याद रखेगा। इसकी भी अवधि कितनी है, तो 5 वर्ष है, लाइक माहिर की तरह। ठीक है, इसकी भी जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसका ड्यूरेशन देखोगे आप 2023 से 27 तक है। ठीक है, मतलब 5 वर्षों का है, और इसमें ना 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय होगा। ये बस एक नजर में देख लेना है इसको। अब देखो नेक्स्ट न्यूज है हमारा अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना जो है, अगर आपको याद होगा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस अमृत जो आपका भारत स्टेशन योजना है इसके तहत हमारे बिहार के भी एक जिले को सिलेक्ट किया गया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कमेंट करके कि कौन सा जिला है, मैं ये पढ़ा चुकी हूँ। तो 6 अगस्त 2023 को नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के भाग के रूप में, ये याद रखना, देश भर में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। अब आप में से इसमें से एक वर्ड आपके लिए, जो एक फैक्ट इंपॉर्टेंट वो ये याद रखना है आपको, 508 रेलवे स्टेशन, मतलब इतना उन्होंने टारगेट लिया है कि हम इतना का पुनर्विकास करेंगे। कितने रेलवे स्टेशन का, तो 508 का। किस योजना के तहत, तो योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। इन 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास जो है वो 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। मतलब इतना पैसा खर्च होगा। बस आप क्या याद रखोगे, इसमें से 508 स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, इससे प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही कि अच्छा इसको जारी कौन करते हैं, तो इसको जारी करते हैं नीति आयोग। कौन जारी करते हैं, नीति आयोग जारी करता है। और ये द्वितीय संस्करण है, मतलब जो बहुआयामी रिपोर्ट है जो अभी आई है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है इसको, ये द्वितीय संस्करण है। तो आप सोचो कि पहला संस्करण कब लॉन्च हुआ था, तो पहला संस्करण जो है वो 2021 में हुआ था। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर सबसे गरीब जिला कोई है तो हमारा बिहार है। बट डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि आप पिछली बार देखोगे ना तो हमारा जो स्कोर था, परसेंटेज था, वो 51 पॉइंट समथिंग था। बट हम जो है उसमें थोड़ा सुधार किए हैं। ठीक है, तो हमारा क्या स्कोर हो गया है इस बार का, बिहार का स्कोर तो 33.76%। कितना इस बार परसेंटेज में गरीबी आपको देखने को मिलेगा बिहार में, तो 33.76%।
76। ये जो फिगर है इसको एकदम रट लीजिएगा। कितना है फिगर इस बार का? 33.76% जो है वो बिहार में गरीबी है, अकॉर्डिंग टू बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो जारी किया जाता है आपका नीति आयोग के द्वारा। तो अगर क्रोनोलॉजी में पूछ ले, मान लो एक का नाम पूछ ले कि 3 बता दो, 3 कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा शीर्ष पर बिहार है, देन कौन है? बिहार के बाद झारखंड है, और झारखंड के बाद कौन है? तो मेघालय है। लेकिन बिहार का परसेंटेज याद रखिएगा, बिहार का परसेंटेज कितना है? 33.76%। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारा? वैभव फेलोशिप योजना। ठीक है, फेलोशिप से ज्ञात हो रहा है कि कुछ मतलब कि जैसे लाइक स्कॉलरशिप होता है ना, तो आप जैसे कि आप जाओगे ना, पीजी कर लोगे, उसके बाद आप जब नेट जेआरएफ क्लियर करते हो, जेआरएफ क्लियर करते हो, तो आपको फेलोशिप देती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैभव फेलोशिप योजना है। तो ये कब प्रारंभ किया गया था? तो 28 फरवरी 2023 को। अब देखो 28 फरवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? विज्ञान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ से कुछ आप लोग सोचो कि अच्छा विज्ञान दिवस सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन इसको लॉन्च किया गया है, इसका मतलब इसके आसपास का ही कुछ ये योजना होगा। ठीक है, मतलब कुछ इसी आसपास में फेलोशिप दे रहे होंगे ये। ठीक है, तो जो 28 फरवरी 2023 को इसको आरंभ किया गया, किसको? तो वैभव फेलोशिप योजना को ये किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है? तो देख लो, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये बिल्कुल नहीं भूल सकते आप। ठीक है, वैभव फेलोशिप जो योजना है, लाइक एक याद हो गया ना आपको कि अच्छा चलो 28 फरवरी को आया है, तो मंत्रालय भी सेम है। ठीक है, विज्ञान दिवस के दिन आया तो विज्ञान मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया होगा। और इसका नोडल एजेंसी कौन है? तो नोडल एजेंसी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है। ऑप्शंस में देख के बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नोडल एजेंसी अलग होता है। ठीक है, और जो जारी कर रहे हैं वो अलग है। ठीक है, जो इसको प्रारंभ कर रहे हैं वो मंत्रालय है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बट जो इसकी नोडल एजेंसी है वैभव फेलोशिप योजना के, वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है। ठीक है, एजेंसी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि भारत के उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान पारितंत्र में सुधार लाना। ठीक है, मतलब कि आप फेलोशिप दोगे ना, तो कभी कभी होता है ना कि फाइनेंशियल भी दिक्कत होने के कारण लोग के अंदर वो कैपेबिलिटी रहती है, योग्यता रहती है, बट वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ठीक है, इस पैसे की वजह से ना रिसर्च वगैरह रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, हम फेलोशिप देंगे, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया? इस योजना को प्रारंभ किया है। तो ये समझ गए ना। अब चलिए आगे आते हैं। ये हमेशा उच्च शिक्षा में ही फेलोशिप जो है वो दी जाती है। अब देखो उड़ान 5.1, उड़ान 5.1 चर्चा में है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये भी देख ले कि उड़ान जो स्टार्ट हुआ था, अभी तो 5.1 पे आ गया, इट मीन्स 4 चरण इसके सफल हो गए, तभी तो 5.1 पे पहुंचे हैं। तो हम देखते हैं कि उड़ान योजना जो है वो सर्वप्रथम कब आई थी। तो उड़ान योजना को देखोगे ना, तो इसका जो शुभारंभ हुआ था वो अक्टूबर 2016 में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 2016 में। और ये जो है राष्ट्रीय नागर विमानन नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। 2016 में ही ना उड़ान योजना को स्टार्ट करने से पहले ही इसको ना स्टैब्लिश किया गया था। किसको? राष्ट्रीय नागर विमानन नीति को। ठीक है, कब? तो 2016 में। और इसके ही मुख्य घटक के रूप में उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया अक्टूबर 2016 में। और उड़ान का अगर आप पूर्ण रूप देखोगे तो उड़े देश का आम नागरिक। अब समझ रहे हो ना, उड़े देश का आम नागरिक तो किससे संबंधित होगा? ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना कि इसका पूर्ण रूप को जानते ही पता चल गया कि अच्छा क्या ये कहना चाह रहा है योजना। अब देखो अप्रैल 2017 में क्या हुआ ना कि इस योजना के अंतर्गत पहली उड़ान जो है वो शिमला से दिल्ली के मध्य प्रारंभ हुई थी। कहाँ से कहाँ के मध्य प्रारंभ हुई थी? तो शिमला से दिल्ली के मध्य जो है उड़ान योजना के तहत पहली उड़ान भरी गई थी। कब? तो अप्रैल 2017 में। फिर से कहाँ भरी गई थी? तो शिमला से दिल्ली तक, इसको याद रखना है। अब आते हैं हम उड़ान 5.0 जो कि चर्चा में था।
तो उड़ान 5.0 जो है उसका आरंभ 21 अप्रैल 2023 को हुआ है। कब हुआ है? 21 अप्रैल 2023 को उड़ान 5.0 का शुभारंभ हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है कि देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर करना, मतलब कि कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए वो हेलीकॉप्टर का सहारा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? उड़ान 5.0 का उद्देश्य है। नेक्स्ट न्यूज है ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022 और 23। ये जो शुरुआत किया गया है किसके द्वारा ऑपरेशन समुद्रगुप्त स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब आपको इसी से पता चल गया होगा कि अच्छा ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो है वो किससे संबंधित है, क्योंकि इसको स्टार्ट कौन कर रहे हैं? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? जो हमारा इंडियन ओशियन क्षेत्र है उसमें नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना था। जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, इंडियन ओशियन वाला ये जो पार्ट है, यहाँ पे जो भी नशीली तस्करी हो रहा है उसको रोकना ऑपरेशन समुद्रगुप्त का उद्देश्य था। और बहुत अचीवमेंट भी हासिल किए हैं इस ऑपरेशन ने। देखिए यहाँ पे मेंशन है कि 13 मई 2023 को भारत के एनसीबी ने एक अभियान के तहत लगभग 2500 किलोग्राम, ठीक है, मेथाम्फेटामाइन जब्त किया है। और ये ना अभी तक का किसी भी ड्रग निरोधी एजेंसी के द्वारा जो है वित्तीय मूल्य के मामले में सबसे बड़ा, मतलब कि नशीले पदार्थों को ग्रैस्प किया गया, मतलब कि पदार्थों की जब्ती की गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना? 2500 किलोग्राम। ठीक है, डोपामीन रिलीज होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है? माइंड को रिलैक्स मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये जब्त किया गया है ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत। पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र, ठीक है, पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र जो है वो कहाँ बना है? तो चंडीगढ़ में बना है। इंपॉर्टेंट है, पहला है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र बना है वो कहाँ बना है? तो चंडीगढ़ में। और इसका इनॉग्रेशन कब किया गया, उद्घाटन कब किया गया? तो 8 मई 2023 को किया गया। ठीक है, कहाँ पे? तो चंडीगढ़ में। अब आप सोचोगे कि किस लिए स्टार्ट किया गया, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? तो देखिए विरासत से आपको स्पष्ट हो रहा है ना, क्या कहने का मतलब है इसका कि भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को लोगों तक पहुंचाना। मतलब हमारे भारतीय वायुसेना का जो भी गौरवशाली इतिहास है ना वो लोगों तक पहुंच सके, इसलिए 8 मई 2023 को क्या बोलते हैं, पहली जो है विरासत का, ऐतिहासिक विरासत का चंडीगढ़ में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ताकि लोग जान सके कि अच्छा क्या क्या जो है हमारे जो वायुसेना के जो अधिकारी थे, जो वायुसेना में थे, उन्होंने क्या क्या काम किए, उनसे जान सके, मोटिवेशन आ सके, ताकि आगे लोग प्रेरित हो उसमें जाने के लिए। अब देखो ये बहुत ज्यादा चर्चा में था, मणिपुर हिंसा। यहाँ से एक प्रश्न तो बनने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो फैक्चुअल पूछे, स्टैटिक्स पोर्शन में पूछे, या फिर कमिटी से रिलेटेड पूछ ले, या फिर जनजाति से रिलेटेड पूछ ले, लेकिन वो पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईलाइट था। तो अगर हम मणिपुर हिंसा की बात करें तो सबसे पहले इसकी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है ये। लेकिन अगर आप देखोगे कि मणिपुर जो है स्टेट, वो कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है, तो वो 3 स्टेट से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और वो 3 स्टेट कौन कौन से हैं? तो नागालैंड है, असम है और मिजोरम है। एकदम इसको याद कर लो। ठीक है, ज्योग्राफी में ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए कि जो मणिपुर है वो कौन कौन से स्टेट से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो 3 स्टेट से वो बाउंड्री को शेयर करता है, नागालैंड, ठीक है, मिजोरम और असम से वो क्या करता है, अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और एक जो है वो कंट्री से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है। कौन? मणिपुर। तो एक जो वो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, मतलब एक कंट्री से बाउंड्री जिससे शेयर करता है, वो है म्यांमार। कौन सा है वो कंट्री? तो म्यांमार है। स्टेट में याद रखना असम, नागालैंड और मिजोरम, और कंट्री में याद रखना म्यांमार।
अब देखिए यहाँ पे ना कुछ प्रमुख जातियां हैं, ठीक है, प्रमुख जाति समूह हैं। कौन कौन से जाति समूह हैं? तो मैतेई है जो काफी चर्चा में रही, इसी के मतलब कि आपको देखने को मिला कि हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया, उसके बाद जो है वहां पे हिंसा भड़क उठी थी। तो मैतेई है, नगा है और कुकी चीन है। तो 3 जातीय समूह जो है आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। कौन कौन सा? मैतेई, कुकी चीन और नगा। अब देखो क्या मामला होता है, ठीक है, समझिएगा अच्छे से। मामला क्या होता है ना कि मार्च 2023 में, इसी ईयर मार्च 2023 में जो मणिपुर हाईकोर्ट है उसके द्वारा गैर जनजातीय मैतेई को एसटी का दर्जा प्रदान करने हेतु मतलब विचार करने के लिए राज्य को निर्देश देते हैं। लाइक समझिए कि अभी तक ना मैतेई जो है वहां पे ओबीसी और एससी कैटेगरी में आता है, लेकिन मणिपुर हाईकोर्ट ने ना स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि ना आप जो है ना विचार कीजिए मैतेई को एसटी के कैटेगरी में रखने के लिए। तो जैसे ही ये जो डिसीजन दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा, तो वहां पे क्या हो गया, जो भी एसटी के जो ये था लीग वीक था, उन्होंने क्या किया कि रैलियां निकालना प्रारंभ कर दिया। तो फिर आपने देखा क्या सीन बना वहां पे, ठीक है, कितने ज्यादा हिंसा हुई। तो देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया है कि ओबीसी और एससी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है किसको? मैतेई को अभी वर्तमान में। लेकिन आप देखो एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने योग्य क्या है कि ना वर्ष 1949 में जब भारत संघ में मणिपुर का विलय हुआ था ना, तो उस टाइम पे जो मैतेई जनजाति थी ना वो कैसी थी? वो मैतेई जो जाति था वो जनजाति था, मतलब जनजाति में काउंट होता था। कब? जब 1949 में इंडिया में मणिपुर का विलय हुआ था तब। बट क्या होता है ना कि संविधान आदेश 1905 का मसौदा तैयार हुआ जब, तो उसके तहत उनका यह दर्जा छीन लिया गया। मतलब कि जो मैतेई जनजाति थे उनका दर्जा 1950 में जो संविधान का मसौदा प्रिपेयर हुआ तो उसके तहत उनसे छीन लिया गया। तब जाके अभी हाल में ही जो हाईकोर्ट ने दिया तो उसके बाद हिंसा भड़क उठी वहां पे। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर मणिपुर हिंसा की जांच करने के लिए कि अच्छा अब देखो ये जो हिंसा हो रहा है ना इसके जांच के लिए कमेटी बिठाई गई। कब बिठाई गई कमेटी? तो 10 जून 2023 को। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार ने जो कमेटी बिठाई उसके अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो अजय लांबा को। किसको बनाया गया? तो अजय लांबा को जो है उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और इसके 2 सदस्य कौन कौन थे? तो हिमांशु शेखर और आलोक प्रभाकर। याद रख लेना 2 ही सदस्य, याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अजय बांगा थे। और अन्य 2 मेंबर कौन थे? तो हिमांशु शेखर थे और आलोक प्रभाकर थे। फिर उसके बाद क्या होता है ना, इसके ठीक 6 दिन के बाद एक और कमेटी गठित होती है मणिपुर में, शांति समिति नाम है, ठीक है। अब देखो शांति समिति, तो शांति समिति जो गठित होती है ना वो 10 जून 2023 को गठित होती है। वहां के जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल का नाम क्या है? अनुसुईया उइके, ठीक है। अनुसुईया जो उइके है मणिपुर के जो राज्यपाल है उनकी अध्यक्षता में शांति समिति का गठन होता है देखने के लिए, मतलब कि वो बातचीत करवाने के लिए दोनों समुदाय में क्या होता है, ये गठित होता है कि देखो भाई क्या प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट कीजिए। तो ये था आपका मणिपुर वाला केस। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वाला समझ में आया कि नहीं आया। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 की रिपोर्ट। अब देखो ये यहाँ पर देखना अनुमान रिपोर्ट है, ठीक है, बाघ अनुमान रिपोर्ट। क्या है रिपोर्ट भाई, उसको देखते हैं। तो रिपोर्ट है कि बाघों की आबादी की ऊपरी सीमा है वो 39-25 होने का अनुमान है। ऊपरी सीमा समझते हैं ना, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कितना होने का अनुमान है बाघों का? तो वो है आपका 39-25, मतलब 3925 होने का अनुमान है। और बाघों की औसत आबादी को देखिएगा तो 36-82 होने का अनुमान है। ये सब अनुमान है क्योंकि आप देखो ऊपर का शीर्षक ही क्या है, तो अनुमान रिपोर्ट है। तो 36-82 ये एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, एक अनुमान अप्रोक्स बता रहे हैं, ठीक है, लगभग के करीब बता रहे हैं कि इतना बाघों की औसत आबादी होने वाली है। हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो पश्चिम चंपारण में। वहां पे बता रहे हैं कि वहां पर ना 54 बाघों को आंका गया, मतलब बताएगी कि VTR जो है ना उसमें कितने बाघ हैं, तो 54 है। अगर आप देखोगे कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की संख्या है, तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? तो वो देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है
फांगनोन कोन्याक, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है फांगनोन कोन्याक। इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि ये नागालैंड की पहली महिला है जो राज्यसभा में एज अ रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हुई है। मतलब राज्यसभा के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने वाली नागालैंड की पहली महिला है ये। ठीक है, क्या नाम है उनका? फांगनोन कोन्याक। अब एक चर्चा में और है हेखानी जखालो, ये भी नागालैंड की है और नागालैंड की पहली महिला विधायक चुनी गई है। अभी देखे हो ना 60 सीटों पे, जो यहाँ पे विधानसभा का सीट 60 है, तो यहाँ पे जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें जो आपके रिजल्ट आए थे उसमें बताया गया कि हेखानी जकालू जो है वो पहली महिला विधायक बनी है। कहाँ की? तो नागालैंड की। और फांगनोन कोन्याक जो है वो नागालैंड की है जो कि पहली बार राज्यसभा में सिलेक्ट होके गई है, राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य बनी है। नेक्स्ट है ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। ये शूटिंग वाला जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था इसका जो है आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था आपके कहाँ पे? तो साउथ कोरिया में। ठीक है, साउथ कोरिया में इसका शूटिंग वाले का आयोजन हुआ था और इसमें हमारा जो इंडिया है वो सेकंड रैंक पे आया है। आप समझिए कितना अच्छा पोजीशन है हमारा। हम किस रैंक पे आए हैं शूटिंग वाले में? तो हम सेकंड रैंक पे आए हैं। फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो चाइना है, बट कोई नहीं, हम सेकंड रैंक पे हैं। और हमने कितने मेडल्स जीते हैं? तो हमने टोटल 17 मेडल्स जीते हैं। 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीता है हमने। ठीक है, तो इस तरीके से भारत कितने नंबर पे है? कौन से रैंक पे है? दूसरे रैंक पे है। अब देखो ये जो ना काफी चर्चा में था, न्यूज में देखने को आपको मिला होगा अकीरा शब्द। ठीक है, तो पूछ लेंगे ना कि हाल ही में चर्चा में रहे अकीरा शब्द क्या है? तो ये जो अकीरा शब्द है ना इसका मतलब क्या? मतलब ये क्या है? तो ये एक नया रैंसमवेयर है। क्या है? रैंसमवेयर जो है। कौन? अकीरा। अब सोचोगे कि ये जो रैंसमवेयर है ये होता क्या है? तो ये अनिवार्य रूप से एक प्रकार का मैलवेयर है जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा चोरी करने के लिए, सिस्टम तथा अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए सिस्टम को हैक किया जाता है। ठीक है, तो अकीरा क्या है? तो एक नया रैंसमवेयर है। फसाई, ये क्यों चर्चा में था? इसलिए चर्चा में है क्योंकि फसाई के लिए अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है? तो गाजियाबाद में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? तो गाजियाबाद में किया जा रहा है। अगर फसाई का आप देखो कि कब स्टैब्लिश हुआ था ये, तो 2008 में 5 सितंबर के दिन, मतलब कल के दिन ही ना 2008 में क्या हुआ था? फसाई का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। अगर हम देखें कि भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक कौन है? कौन बन गया है भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक? तो वो बन गया है आपका संयुक्त राज्य अमीरात। UAE जो है वो भारत में चौथा सबसे बड़ा जो है निवेशक है। ठीक है, क्या है? निवेशक है। तो अब आप सोचिएगा अच्छा चौथा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन है? तो उसको भी देख लेते हैं साथ में। फर्स्ट पे सिंगापुर है, सेकंड पे मॉरिशस है और थर्ड पे कौन है? तो USA है। मतलब हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कौन करता है? तो सिंगापुर करता है, उसके बाद मॉरिशस करता है, देन USA करता है, उसके बाद कौन करता है? तो UAE करता है। तो इस पॉइंट को भी देख लेना है अच्छे से। नेक्स्ट न्यूज है कि 508 जिला जो है वो खुद को मैला ढोने से मुक्त घोषित किया है। ठीक है, हमारे इंडिया में टोटल जिला देखोगे तो 766 जिला है, जिसमें से 508 जिले ने स्वयं को मैला ढोने से क्या कर दिया है? तो मुक्त घोषित कर दिया है। ये काफ़ी अच्छा है और ये हमारे सामाजिक न्यायिक मंत्रालय जो है उन्होंने बताया है एक रिपोर्ट में। ये देखिए बहुत VVI है। बिहार राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट जो है वो कहाँ बनने जा रहा है? सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट ये जो है ना वो भागलपुर में बनने जा रहा है। कहाँ पे? तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बिहार राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट को स्टैब्लिश किया जाएगा। और ये किसके द्वारा बनवाया जा रहा है? तो सीनियर एडवोकेट जो है अनिल झा, उनके द्वारा बनवाया जा रहा है। इससे क्या होगा ना कि अब यहाँ से देश भर के कोर्ट की सुनवाई जो है डिजिटल माध्यम से की जा सकेगी। ठीक है, इसके बनने के बाद नाइका अवार्ड 2023
ये जो नायका अवार्ड है 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है विशुनपुर बघनगरी पंचायत की मुखिया है, जिनका नाम क्या है? बबीता कुमारी। उनको नायका अवार्ड 2023 से क्या किया गया है? तो सम्मानित किया गया। एक बबीता गुप्ता है जिनको स्वच्छ वाला जो है ग्रामीण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, स्वच्छता ग्रामीण पुरस्कार से बबीता गुप्ता, जो कि कहाँ की है? तो मुजफ्फरपुर की है। और ये बबीता कुमारी है जिनको नायका अवार्ड 2022 से 23 से सम्मानित किया गया है। मनरेगा मजदूर को अब 2028 रुपए दी जाएगी। इससे पहले क्या था ना कि दैनिक मजदूरी करते थे ना मनरेगा में, जो मनरेगा कर्मचारी थे उनको 210 रुपया दिया जाता था, बट अब उनका इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है? तो 228 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके टॉप 20 करंट अफेयर से। बट जाते जाते हम एक और कुछ फैक्ट्स देख के जाएंगे, क्योंकि हमने ऑपरेशन समुद्रगुप्त को देखा था ना, वो तस्करी वाला नशीले पदार्थ का। थोड़ा सा अपना ये कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम। देखिएगा, स्वर्ण अर्धचंद्र और स्वर्ण त्रिभुज का नाम सुनते होंगे आप। ये है क्या एक्चुअली में कि हमारा भारत जो है वो विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य स्थित है। मतलब 2 बड़ा अफीम उत्पादक जगह है, उसके बीच में हम भारत अवस्थित है। अब देखते हैं कौन कौन सा है। एक आप देखोगे कि हमारे पूर्व में जो है वो स्वर्ण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। मतलब इंडिया जो है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, इस पूर्व में देखोगे तो इसको बोलते हैं स्वर्ण त्रिभुज वाला। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा है? तो थाईलैंड है, म्यांमार है और लाओस है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको नशीले तस्करी देखने को मिलता है। दूसरी साइड क्या है? पश्चिम में स्वर्ण अर्धचंद्र है। मतलब इस साइड क्या है? स्वर्ण अर्धचंद्र है। और इसमें कौन कौन शामिल है? तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और ईरान शामिल है। कौन कौन शामिल है इसमें? तो पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। तो हमारा भारत जो है वो बीच में अवस्थित है। किसके किसके? तो स्वर्ण त्रिभुज के और स्वर्ण अर्धचंद्र के। तो याद हो गया ना, स्वर्ण त्रिभुज में कौन कौन है? थाईलैंड है, लाओस है और म्यांमार है। और इसमें आप देखोगे पश्चिम में स्वर्ण अर्धचंद्र जो है, इसमें कौन कौन सम्मिलित है? जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और कौन है? तो ईरान है। ठीक है, तो हमारा जो करंट अफेयर्स का जो आज का सेशन था वो यहीं पे कंप्लीट हुआ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक यू।